हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 1 ठोस अवस्था के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ठोसों के प्रकार। दोस्तों, आज हम ठोसों के प्रकार पढ़ने वाले हैं उनकी ज्यामिति के आधार पर। तो डिस्कस करते हैं ठोसों के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। दोस्तों, ठोस ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करने के लिए हम सबसे पहला गुण जो ले रहे हैं वो है ज्यामिति। तो सबसे पहले हम इन दोनों में ज्यामिति के आधार पर अंतर देखेंगे। दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति से क्या तात्पर्य है, उसके लिए मैं आपको NaCl का स्ट्रक्चर समझाता हूं। अब Na+ की इस ज्योमेट्री को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें हर Na के चारों तरफ Cl मिलेगा आपको और हर Cl के चारों तरफ Na मिलेगा आपको। इसका मतलब NaCl की संरचना ऐसे है कि हर Na के चारों तरफ Cl है और हर Cl के चारों तरफ Na है। इसको बोलते हैं दोस्तों निश्चित ज्यामिति। तो आपकी क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो है वो निश्चित एवं अभिलाक्षणिक होती है। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उसका उदाहरण है रबड़। अगर रबड़ के अंदर आप अणुओं की व्यवस्था देखेंगे तो रबड़ के अंदर अणुओं की व्यवस्था यादृच्छिक होती है, मतलब वो अंट शंट कैसे भी आपस में अरेंज होते हैं। तो यहां यादृच्छिक इनकी संरचना है, कोई एक निश्चित ज्यामिति इनकी नहीं है। इसके कारण इसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में आप लिख सकते हैं निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आप लिख सकते हैं अनिश्चित ज्यामिति। ठीक है। अब हम दूसरा गुण ले रहे हैं जो कि है गलनांक एवं क्वथनांक। दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक एवं क्वथनांक एकदम निश्चित होता है। ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए हम लिख सकते हैं निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक। जबकि दोस्तों ये जो रबड़ है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, इसका एक निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। ये एक तापमान की रेंज होती है, मतलब इस तापमान से लेकर इस तापमान के बीच में ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। तो आपने टायर को जलते हुए देखा होगा, जब टायर जलता है उसका कुछ हिस्सा जलना आरंभ कर देता है, कुछ हिस्सा पिघल रहा होता है और कुछ हिस्सा ठोस के रूप में रहता है। तो जैसे रबर एक निश्चित तापमान पे कभी भी ना तो गलता है ना पिघलता है, बिल्कुल वैसे ही अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई भी निश्चित गलनांक या क्वथनांक नहीं होता है। एक तापमान की रेंज होती है, परास होती है, जिस पर ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। तो हम लिख देते हैं अनिश्चित गलनांक या क्वथनांक एवं तापमान के एक परास में, परास मतलब होता है रेंज, तो तापमान के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, ऐसा हम इनके लिए कह सकते हैं। तो यहां पे आप देखते हैं निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक, और यहां पे गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। एक तापमान का परास है और उस तापमान के परास में ये धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। तो ये हमने दूसरे गुण के बेस पर अंतर किया जो कि था गलनांक एवं क्वथनांक। अब तीसरा हम ले रहे हैं विदलन गुण। देखिए, अगर क्रिस्टलीय ठोस को एक धारदार औजार से आप काटेंगे तो ये एकदम स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करेगा। स्पष्ट विदलन से हमारा तात्पर्य है कि यहां पे जो नई सतह बनेगी वो एकदम चिकनी और सपाट होगी। तो जैसे आप पनीर को काटते हैं और एकदम चिकनी सतह मिलती है, बिल्कुल वैसे अगर क्रिस्टलीय ठोस को धारदार औजार से काटा जाएगा तो ये एकदम स्पष्ट विदलन प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हम लिख देते हैं स्पष्ट विदलन। स्पष्ट विदलन धारदार औजार से काटने पर नई जनित सतह चिकनी एवं सपाट होती है, तो यहां ऐसा देखने को मिलता है। और यहां पर अस्पष्ट विदलन होता है, नई जनित सतह खुरदरी होती है। तो ये अगला अंतर हमने देखा विदलन गुण। अब इसका नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं शीतलन वक्र के आधार पर। तो चौथा गुण है शीतलन वक्र। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का क्योंकि एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है, तो जिन भी पदार्थों का निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होता है उन पदार्थों का शीतलन वक्र का एक पैटर्न होता है।
अब मैं आपको उस पैटर्न को समझाने के लिए जल का उदाहरण ले रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास भाप है और उस भाप को आप ठंडा कर रहे हैं, तो ये इस तरफ y अक्ष पर मैंने तापमान लिया है और t अक्ष पर समय है, और समय के साथ साथ मैं ठंडा कर रहा हूं, तापमान को कम कर रहा हूं। तो मान लेते हैं भाप का तापमान 160 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको मैं ठंडा करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो समय के साथ साथ भाप ठंडी होगी, 160 से 140 और ठंडा किया, 120 और ठंडा किया, 110, और एक समय आ गया जब भाप का तापमान हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब भाप का तापमान हो जाएगा तो दोस्तों अवस्था परिवर्तन आरंभ होगा। अब आपकी इस 100 डिग्री आने के बाद जो भाप है वो जल में बदलना आरंभ करेगी। जब भाप जल में बदलना आरंभ करेगी तो उस समय तापमान 100 डिग्री का 100 डिग्री बना रहेगा, जब तक कि सारी की सारी भाप जल में परिवर्तित नहीं हो जाती। मतलब अवस्था परिवर्तन पे तापमान नियत रहेगा। ये एक फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, क्योंकि यहां पे जो भी आप तापमान जो भी आप देखते हैं यहां पे गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तापमान तभी गिरना आरंभ होगा जब सारी की सारी भाप जल में बदल जाए। तो ये जो जगह है यहां पे होगा अवस्था परिवर्तन। अब 100 डिग्री हो चुका है, अवस्था पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है, सारी भाप जल में बदल चुकी है। तो अब वापस से तापमान गिरना स्टार्ट होगा अगर आप अभी भी ठंडा कर रहे हैं तो तापमान फिर 90, 80, 70, 40, 10, मान लीजिए कम होते होते हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जानते हैं कि जल बर्फ में बदलता है। तो ये 90 से लेकर 10 तक का ग्राफ मैं दिखाऊं तो अवस्था परिवर्तन हो गई थी, भाप से जल बन गया था, उसके बाद वापस से तापमान कम होते होते कहां पर आ गया, 0 पे आ गया। अब जब ये तापमान 0 पे आ चुका है तो अब इसके बाद एक नई अवस्था परिवर्तन आरंभ होगी जिसमें जल बदलेगा बर्फ में, मतलब द्रव बदलेगा ठोस में। तो अब जब तक सारा का सारा जल ठोस में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक तापमान कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां फिर से अवस्था परिवर्तन पे तापमान नियत हो जाएगा। दोस्तों कविता का सार यह है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होती है तो तापमान नियत हो जाता है। ऐसा उल्टा करेंगे तो भी होगा। मान लीजिए आप बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो बर्फ का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, बनना शुरू हुआ -9, -8, 0 हो गया। अब जब तक सारी बर्फ पानी में नहीं बदल जाती आप गर्म करते रहिए फिर भी तापमान नहीं बढ़ेगा। अब सारी बर्फ जल में बदल चुकी है, अब तापमान बढ़ना शुरू होगा और तापमान बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री पर आके फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब जल किसमें बदलेगा, भाप में। तो जब तक सारा जल भाप में नहीं बदल जाता तब तक तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा। तो इस समय आपको याद रखना है कि जब जब अवस्था परिवर्तन होगी तो तापमान नियत हो जाएगा। इसके बाद अगर अवस्था परिवर्तन हो जाए तो फिर वापस तापमान गिरना शुरू कर देगा। तो जल जैसे पदार्थों में जिनका निश्चित क्वथनांक है, जिनका निश्चित गलनांक है, उनके लिए इस तरह का आपको शीतलन वक्र देखने को मिलता है। आप ठंडा कर रहे हैं और ठंडा करने पर ग्राफ बना रहे हैं तो यह आपका है शीतलन वक्र एवं क्वथनांक नियत होता है। तो इस तरह के वक्र को हम कहते हैं, ये वक्र यहां पे ऐसे आया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर कम हुआ, फिर नियत हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो ये वक्र कहलाता है असतत वक्र। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस के लिए किस तरह का वक्र बनता है तो आप बोलेंगे कि इनका शीतलन वक्र असतत होता है। इधर देखते हैं दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आपने देखा था रबड़ का एग्जांपल, इनका कोई निश्चित गलनांक और कोई निश्चित क्वथनांक नहीं है। तो जब इनका आप शीतलन करेंगे तो आपको अवस्था परिवर्तन जैसी चीज एक परास में देखने को मिलेगी। ये उबलते भी एक परास में है, मान लीजिए 100 से 200 के बीच में उबल रहे हैं या 100 से 110 के बीच में उबल रहे हैं, तो यहाँ पे निश्चित तापमान नहीं है। और जहां निश्चित तापमान नहीं है वहां पर आपका वक्र में ये वाली स्थिति जहां पे वक्र नियत हो जाता है वो कभी नहीं आएगी। तो यहां पर अगर आप तापमान और समय के मध्य वक्र बनाएं तो वो वक्र सतत होगा और इस तरह का दिखेगा। तो इनका सतत वक्र होता है। तो ध्यान रखें, जब जब अवस्था परिवर्तन होगी क्रिस्टलीय ठोस का तापमान नियत हो जाएगा, इसलिए वक्र असतत। और इनके अंदर क्वथनांक और गलनांक का एक परास है, निश्चित गलनांक क्वथनांक नहीं है, इसलिए यहां पे आपको सतत वक्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगले गुण पर हम आते हैं। अगला बिंदु हमारा है प्रकृति। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है और दोस्तों जहां भी निश्चित ज्यामिति है वो ठोस एक वास्तविक ठोस है।
और यहां पर यादृच्छिक ज्योमेट्री है, कोई भी कहीं भी जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कहलाता है आभासी ठोस। तो प्रकृति में हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है एवं अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि रबड़ आभासी ठोस है। अगले अंतर का बिंदु हम ले रहे हैं कणों की व्यवस्था। देखिए दोस्तों, जब एक कारीगर दीवार बनाता है तो एक निश्चित क्रम में ईंटों को लगाता है, और जब वो निश्चित क्रम में ईंटों को लगाता है तो उसको एक लंबी दीवार खड़ी करने में आसानी होती है। अगर वही ईंटों का क्रम वो अनिश्चित कर दे और कहीं भी किसी भी ईंट को लगा दे तो उस दीवार की जो ऊंचाई है वो ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी और उससे पहले वो दीवार गिर जाएगी। बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टलीय ठोस के अंदर निश्चित ज्योमेट्री होती है तो उसकी व्यवस्था भी बहुत लंबी चलेगी, और यहां पर अनिश्चित ज्योमेट्री है, उस कारण से इसकी व्यवस्था ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। तो ये जो है ये होता है दीर्घ परासी व्यवस्था, इसकी होती है दीर्घ परासी व्यवस्था और इसकी होती है लघु परासी व्यवस्था। ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, मतलब इसमें जो अवयवी कण हैं उनका आपस में जुड़ के एक लंबी संरचना नहीं बन पाती है, क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित संरचना है, अनिश्चित ज्योमेट्री है, और यहाँ पे निश्चित ज्योमेट्री है, इसलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पे व्यवस्था बहुत बड़ी होती है, लंबी व्यवस्था देखने को मिलती है। राइट, अब अगला बिंदु है दैशिकता के आधार पर इन दोनों में अंतर करना। दोस्तों, दैशिकता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं एवं अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। अब क्या इसका मतलब है ये हम स्टडी करते हैं। अब दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है NaCl का जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको दिखाया था, और ये रबर का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहां से देखते हैं और एक बार यहां से देखते हैं तो आपको अंतर दिखेगा। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपको क्रमशः Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+Cl- Na+, ऑल्टरनेट दिखेंगे Na+Cl-। और अगर इधर से देखेंगे तो एक तरफ पूरे Cl आ गए, एक तरफ पूरे Na आ गए, मतलब अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग लग रहा है, जो व्यवस्था है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब यहां पे अलग अलग दिशाओं में व्यवस्था अलग अलग है, तो यह कहलाएगा विषम दैशिक। दोस्तों, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है कि अलग अलग दिशाओं पर देखने पर अगर भौतिक गुणधर्म अलग अलग हैं तो फिर वो विषम दैशिक होता है। कौन से भौतिक गुणधर्म दिशाओं पर निर्भर करते हैं? तो उत्तर है अपवर्तनांक। आपने अध्याय 10 में पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश में जब अपवर्तन होता है तो वहां एक चीज आती है अपवर्तनांक। तो वो जो अपवर्तनांक है वो निर्भर करता है कि कितने एंगल पे आप देख रहे हैं, कितने कोण पर आप चेक कर रहे हैं। तो यहां पे अलग अलग दिशाओं में गुणधर्म अलग अलग है तो अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा। व्यवस्था इस तरफ की और व्यवस्था इस तरफ की सेम नहीं है, तो यहां पे अलग अलग आपको गुण देखने को मिलेंगे। तो यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विषम दैशिक। सही है। और यहां आप देखें तो इधर से आप देखें चाहे इधर से आप देखें, दोनों तरफ ही भीड़ है, और दोस्तों भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, तो इसका मतलब इधर से भी सेम चीज, इधर से भी सेम चीज। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सुबह आप प्रार्थना में हैं, प्रार्थना में 9th क्लास के बच्चे एक साथ खड़े हैं, 10th के एक साथ खड़े हैं, 11th के एक साथ खड़े हैं। तो आप इधर से देखेंगे तो आपको 9th क्लास के बच्चे दिखेंगे, आप इधर से देखेंगे तो आपको 10th के, आप इधर से देखेंगे तो आपको 11th के। बट अगर आप इंटरवल में जाकर देखें तो सब लोग एक साथ होंगे, तो वहां पर इधर से देखने पर भी आपको भीड़ दिखेगी मिक्स, इधर से देखने पर भी आपको भीड़ दिखेगी मिक्स। तो ये मतलब है समदैशिक का और ये मतलब है विषम दैशिक का। इनकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो वो ठोस विषम दैशिक कहलाते हैं। आप अलग अलग दिशाओं में देखिए, आपको गुणधर्म भौतिक गुणधर्म अलग अलग मिलेंगे, मतलब वो विषम दैशिक ठोस है एवं गुण विषम दैशिकता कहलाता है। ठीक बात है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आप अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं तो आपको अलग अलग दिख रहा है, मतलब जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अब समदैशिक में देखें तो यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में गुण एक समान हो तो ठोस समदैशिक एवं गुण समदैशिकता कहलाता है। तो यहां पे अक्रिस्टलीय ठोसों में आप किन्हीं भी दिशा में देख लीजिए आपको एक जैसा अरेंजमेंट दिखता है, तो इसका मतलब ये समदैशिक ठोस हैं और गुण कहलाता है समदैशिकता। तो अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर। आने वाले वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के रिगार्डिंग आगे और बातचीत करेंगे। So thanks for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notifications.
थैंक यू।